हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। ये 4 का चैप्टर है, 4th नंबर चैप्टर है बायोलॉजी में, 12th बायोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको वैसे ही दे देता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या जानना है। देखो, जानना क्या है उससे बेटर है आपको किस तरीके से ये चीज जानकर आपको जागरूक होना है और किसी दूसरे को आपको कैसे जागरूक करना है। ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली जागरूकता पर है, पूरा का पूरा जागरूकता पर है। कि ये चैप्टर इसलिए डाला गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है अगर सही रही तो कहीं ना कहीं आपका समाज स्वस्थ रहता है, और समाज यदि स्वस्थ है तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है, स्वस्थ भारत का निर्माण होता है। यदि अच्छा भारत चाहिए तो उसमें जो यूथ है वो एनर्जेटिक चाहिए, युवा हैं वो यदि एनर्जेटिक रहे तो हम कहेंगे कि उस देश में जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको यही समझाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और अकॉर्डिंग टू पीपीटी इन चीजों को हम समझते हैं। देखो, WHO जानते हो? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितनी भी हेल्थ इश्यू है या जितने भी हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनका प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ तय करना इस संगठन के पास होता है। तो दुनिया में जितने भी देश हैं सबको अपने हेल्थ इश्यू और पैरामीटर की इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ती है। अगर मान लो कोई वैक्सीन किसी ने सर्च कर ली तो वो डायरेक्ट मार्केट में उस वैक्सीन को नहीं लेकर आ सकता जब तक ये उस पर अपना जब तक, अगर WHO की बात करें तो जब तक WHO अगर वो नहीं दे दे भाई, ऑर्डर नहीं दे दे इस चीज़ के लिए कि भाई जाओ अब मार्केट में आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है, तो जब तक ये इसको अथॉरिटी नहीं दे दे तब तक वो वैक्सीन है वो मार्केट में नहीं आ सकती। ऐसे ही WHO बहुत सारी चीज़ों पर, हेल्थ के जो इश्यू हैं, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ के जो पैरामीटर हैं, हेल्थ के जो प्रोटोकॉल हैं, सब पर एकाधिकार रखता है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी संस्था नहीं है, कोई दूसरा संगठन नहीं है कि वो, कि भाई ये ऐसा हो जाए कि ये वैक्सीन WHO क्लियर नहीं कर रहा, इसको नहीं, मतलब डिक्लेयर नहीं कर रहा, आगे भेजने की परमिशन नहीं दे रहा है WHO, तो हम किसी दूसरी संस्था से करवा लें। नहीं, एकाधिकार है इसका, एकाधिकार है। किसी भी देश को यदि नई रिसर्च करने के बाद मेडिकल क्षेत्र में और उसको आगे रेफर करना है या फिर उसको मार्केट लेवल तक लेके आना है तो विदाउट WHO की परमिशन नहीं किया जा सकता। तो WHO ने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है। उसने कहा है कि जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसने ये कहा है कि जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न बना रहता है कि सिर्फ जनन स्वास्थ्य वही है कि जो जननात्मक रूप से स्वस्थ है वो स्वस्थ ही है, इसके अलावा जनन स्वास्थ्य नहीं है। कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, नर तथा मादा जनन तंत्र यदि किसी के स्वस्थ हैं तो वो जननात्मक रूप से स्वस्थ है, ऐसा नहीं। सभी पहलुओं को शामिल करता है क्योंकि सारे पहलू कहीं ना कहीं आपके जनन स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। तो इसके जो पहलू हैं वो है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक। संपूर्ण स्वास्थ्य में वो क्या शामिल कर रहा है? एक तो शारीरिक रूप से फिजिकली स्ट्रांग रहे, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग रहे, बिहेवियर सही रहे और सोशली स्ट्रांग रहे। अगर इन चीजों में वो वेलबींग है देन कहा जा सकता है कि अब जो पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है, इसी को जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे जो हमारा समाज बनेगा वो भी जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज बनेगा, और जितनी भी जनरेशन होगी वो भी समाज, मतलब एक तरीके से अच्छे राष्ट्र को निर्माण करने वाली होंगी। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त लोग पैदा हों।
क्योंकि कहीं न कहीं उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। तो यही चाहेंगे और भारत देश भी यही चाहता है और पूरा वर्ल्ड भी यही चाहता है और डब्ल्यूएचओ भी यही चाहता है कि दुनिया के हर देश में हर समाज इस चीज़ का लाभ उठा सके और एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो वेल-बीइंग रहे। शारीरिक रूप से फिजिकली यदि वेल-बीइंग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो हम कह नहीं सकते कि वो जननात्मक रूप से स्वस्थ है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उसमें स्पर्म क्वालिटी नहीं है, ओवम क्वालिटी नहीं है फीमेल्स के अंदर, लेकिन फिजियोलॉजिकल वो सही लग रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि वो स्वस्थ है। भावनात्मक रूप से वो मेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, शादी के लिए वो बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी तक, मेंटली रूप से तैयार ही नहीं हुआ है। चाहे ये ज़रूरी नहीं कि अब वो कि सर वो अब तो शादी की उम्र के लायक हो गया, वो 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, अब तो कर दे। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं अभी मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मेरे ख़्याल से अगर ऐसे बंदे की शादी करवा दी जाती है, तो जो जनरेशन पैदा होती है वो भी डिफेक्ट होती हैं, सही जनरेशन समाज को नहीं मिल पाती। मेंटली होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए। आफ्टर मैरिज जो कपल है वाइफ एंड हस्बैंड उनके बीच यदि व्यवहार ही नहीं बन रहा है, यदि वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, चलो उसमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, जननात्मक रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे उसमें स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, फीमेल के अंदर ओवम क्वालिटी अच्छी है, ठीक है? मेंटली भी वो तैयार हो गए, लेकिन उन दोनों में व्यवहारात्मक कोई बढ़िया नहीं हुआ, व्यवहार उनका बढ़िया नहीं है आपस में। तो मैं कहूँगा कि इस चीज़ में भी अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जननात्मक रूप से समाज को एक अच्छा संतान दे सकते हैं ताकि अच्छे राष्ट्र की निर्माण हो। ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिक सोशली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, सोशल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं न कहीं उसको टेंशन रहेगी और मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कई कारण हो सकते हैं सोशल रूप के, सामाजिक रूप के तो कई कारण हो सकते हैं। शादी हो गई और सोशल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है या सोशल यही है या फिर वो जो समाज है उस पर किसी न किसी रूप से उस पे प्रेशर डाल रहा है कि जैसे मान लो उनकी फैमिली प्लानिंग है कि आफ्टर 2 ईयर शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन समाज का प्रेशर है, समाज में उसके घरवाले भी हैं, उनका प्रेशर है कि नहीं, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी हम कहेंगे कि वो जननात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। सिर्फ़ आप इस चीज़ को स्वस्थ नहीं कह सकते कि किसी की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि सही हैं, तो वो सही है। नहीं, ये सारी चीज़ें चाहिए। तब जाके जननात्मक रूप से वो स्वस्थ कहलाएगा, ठीक है? अब ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। समाज को ही स्वस्थ समाज कहा जाएगा कि वहाँ पर जो जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज है और जो संतति उत्पन्न हो रही है, वो संतति आगे जाके किसी न किसी राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी दे रही है, कोई अच्छी पोस्ट पे जा रही है, कोई कहाँ जा रही है। तो ऑब्वियसली एक आईएएस या आरएएस की आप कोई परिवार कामना करता है कि मैं मेरे बेटे को आरएस या आईएएस बनाऊँगा, तो पहले उसके पास वो क्वालिटी तो होनी चाहिए ना उस बेटे के पास। और फालतू में उसको तैयारी करवा रहे हैं, तो वो कैसे तैयार हो जाएगा? पता चला वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो कैसे कर सकता है? प्रशासन सेवा में सबसे बड़ी जॉब होती है, उसकी तैयारी वो कैसे कर सकता है जबकि वो मेंटली डिस्टर्ब है? उसके किसी ने कोई ना कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है, मान लो उसका दिमाग बहुत अच्छा है लेकिन उसको कोई जेनेटिक रोग है, जिसके चलते वो ये काम नहीं कर पा रहा। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और कार्य नीतियाँ, स्ट्रैटेजी हम क्या बनाएँ? क्या स्ट्रैटेजी बनाएँ हम कि ये बात तो जितने भी पढ़े-लिखे विद्वान हैं उनको समझ में आ रही है। लेकिन समाज में सारे ही बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते और हो सकता है पढ़े-लिखे होने के बाद भी समाज के बहुत सारे लोग मूर्खता धारण करके रखते हैं। एजुकेटेड लोग हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि हमें लड़की नहीं लड़का चाहिए। तो ये भी देखा होगा आपने समाज का रूप, होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत इस चीज़ में बढ़ोतरी ली है
और बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रेटजी बना के रखी है कि ऐसी स्ट्रेटजी अगर हम तैयार करें, ऐसी कार्यनीतियाँ अगर हम तैयार करें तो हो सकता है समाज का भला हो जाए। अगर देखा जाए तो भारत ही विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किए थे। याद रखें बात को। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था। और करे भी क्यों नहीं, भारत की जनसंख्या कोई कम थोड़ी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पहले ही आएगा वो तो। ठीक है। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? परिवार नियोजन के नाम से। ठीक है। परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है और इसकी परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत 1951 में कर दी थी, आजादी के कुछ सालों के बाद। 1900 भारत देश आजाद कब हुआ था? 47 में हुआ था ना। उसकी आजादी के कुछ सालों बाद में परिवार नियोजन जैसी जो परियोजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, वो लागू कर दिए गए थे ताकि जल्द से जल्द जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाया जा सके। तो जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने की ये स्ट्रैटेजी है सारी, कि इससे जनसंख्या वृद्धि पर भी काबू पाया जाना ज़रूरी है। या आप खुद सोच के देखो, अगर एक परिवार है और उसमें 2 बच्चे हैं, तो वो परिवार उन 2 बच्चों की देख-रेख बहुत अच्छे से करेगा। उसी परिवार में 6 बच्चे हैं, तो वो उस 6 बच्चों की देख-रेख में दिक्कत आएगी उनको, और वो आवश्यक चीज़ें उनको सभी को प्रॉपर उपलब्ध नहीं होंगी, प्रॉपर अवेलेबल नहीं होंगी जितनी कि 2 बच्चों को हो सकती है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये स्लोगन है इसी चैप्टर के अंदर। हम दो, दो कौन? माता-पिता और उनके 2 बच्चे, चाहे वो लड़की हो, चाहे दोनों लड़के हो, चाहे दोनों लड़कियां हो। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करे पहले। समाज का आदमी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करे। आज इन परिवार नियोजन कार्यक्रमों का नाम दूसरा कर दिया गया है आरसीएच। आरसीएच का मतलब होता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अब बात ये आती है आरसीएच का बढ़ावा करें कैसे हम? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, किस प्रकार से आरसीएच को समाज में, मोहल्ले में, गलियों में, घरों में आरसीएच के कार्यक्रमों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम देखें तो रेडियो है, सूचना के हमारे साधन कौन से हैं? रेडियो है, टेलीविजन है, ऑडियो और वीडियो, दोनों माध्यम से आरसीएच प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि जनसंख्या वृद्धि पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ये चीजें लोगों को समझाई जाती है। आप देखो, जो DD1 चैनल आता है, अभी कोई देखता भी नहीं होगा, नेशनल, DD नेशनल, ठीक है। DD नेशनल जो चैनल आता है, उस पे जितने भी ऐड होते हैं वो सारे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, या किसी वो फिल्म स्टार से वो ऐड करवाए जा रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट ही पैकेज वो देती है, बाकी कोई वो नहीं होता है। और उसके सारे ऐड देख लो आप, क्या तो स्वच्छता पे होंगे या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे होंगे। कोई साबुन का ऐड दिखा दिया, हाथों में जम्स नहीं लगे ऐसे ऐड दिखा दिए, ठीक है, कॉपर्टी का ऐड दिखा दिया, ऐसे ऐड दिखाए जा रहे हैं। सारे जनन स्वास्थ्य पे रहेंगे, तो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, ठीक, अखबार के माध्यम से, कहीं ना कहीं लेख मिल ही जाता है अखबार में, अगर आप रोज पढ़ते हो तो 2 दिन से 3 दिन से अखबार के अंदर कहीं ना कहीं कोई लेख मिल ही जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या ऐसा। अच्छा, ये लेख नहीं मिले, ये लेख नहीं मिले तो भी आप ये देखो, लेख नहीं मिले तो भी आप ये देखो, कन्या भ्रूण हत्या के जो केस होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा के एक तरीके से समझाया जाता है, तो समाज कम से कम समझे इस चीज को भी, ठीक है। कठपुतली नृत्य, नुक्कड़ नाटक है, इनसे भी बढ़ावा दिया जाता है। कठपुतली जो नृत्य है वो हमारी संस्कृति का एक नृत्य है, आज थोड़ा सा लुप्त अवस्था में है, ये लुप्त हो गया है, लेकिन कठपुतली नृत्य में भी लोगों को ये सिखाया जाता है
कि दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा से क्या हानियाँ है, बाल विवाह यदि करवा दिया जाए तो क्या होगा, ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कठपुतली नृत्य से। नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं कहीं न कहीं। नुक्कड़ नाटक होते हैं, इस मतलब स्कूल लेवल पे होते हैं। आप ये एनसीसी वगैरह के जो कैंप को जॉइन करते हो तो उनके अंदर नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो कोई नहीं ऐसे कोई बड़ा ड्रेसअप वगैरह आपको लगाना नहीं है। एक टीम है जिसमें कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं। कहीं पे भी गए, किसी भी गाँव, मोहल्ले, किसी भी गली में गए, वहाँ पे आदमियों को इकट्ठे या मोहल्ले वालों को इकट्ठे हुए देखा, वहीं पे एक नाटक स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो दहेज प्रथा पे करें, चाहे किसी पे करें। वो सिर्फ़ समाज को समझाने के लिए। वो सिर्फ़ समाज को समझाने के लिए। तो जो बातें मैंने बताई है वही बातें यहाँ पर हैं। ऑडियो, वीडियो के माध्यम से जैसे रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना। अखबार, पोस्टर, छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना। नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नृत्य और मनोरंजन के साधनों से लोगों को जागरूक करना। हो सके ऑडियो, वीडियो से वो जागरूक नहीं हो रहे, तो क्या पता मनोरंजन के तरीके से वो जागृत हो जाएँ, ठीक है? सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आरसीएच कार्यक्रमों में शामिल करना। सरकारी तो है ही और कुछ एनजीओ भी होते हैं। एनजीओ का नाम सुना? एनजीओ जब भी वर्ड आता है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गैर सरकारी संस्थान होते हैं, प्राइवेट ही हैं, लेकिन काम उनको जैसा गवर्नमेंट ने कह रखा है वैसा ही करेंगी ये। तो दोनों को शामिल करना, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बात ये आती है, आगे की बात ये आती है कि आरसीएच, ये तो अब तक जो बात की थी वो तो ये था कि आरसीएच का प्रचार-प्रसार कैसे करें? अब बात ये आती है कि आरसीएच में लोगों को सिखाएँ क्या? और वो चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आरसीएच में लोगों को क्या सिखाया जाए? तो अगर देखा जाए तो युवावस्था आने पर लड़के तथा लड़की में आने वाले बदलावों के बारे में समझाना, ये बहुत ज़रूरी है। भाई जैसे यूथ हो रहा है लड़का, जैसे ही लड़की यूथ हो रही है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल, मेंटली मेंटली तौर पर उस पे क्या मतलब चेंजेज़ आ रहे हैं, वो चेंजेज़ लोगों को समझाएँ। क्योंकि सभी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, वो अपने माता-पिता से सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट उनसे शेयर नहीं करते तो कहीं न कहीं माता-पिता के कान में ये बात आ जानी चाहिए, कि लड़कों के और लड़कियों के साथ ऐसा भी होता है। बहुत सारे बदलाव होते हैं, ठीक है? बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, एक चेंजेज़ है बॉडी का, ठीक है? हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, कई बदलाव आते हैं और उस उम्र में अगर उनको नहीं सँभाला गया, तो हो सकता है कि वो कहीं न कहीं गलत राह पे निकल जाएँ। उनमें सँभालना उनको बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में यौन शिक्षा को शामिल करना, जिससे यौन व्यवहार संबंधी बुराइयाँ तथा अंधविश्वास को रोका जा सके और हम यही कर रहे हैं। इसीलिए मैंने 3rd चैप्टर पढ़ाया तब भी मैंने आपको यही बात की। अगर ये चैप्टर इसलिए दिया गया है कि आप सिर्फ़ इससे सीखें। तो स्कूलों में यौन शिक्षा, ये यौन शिक्षा ही चल रही है। कौन-सी शिक्षा चल रही है? यौन शिक्षा को शामिल करना। अब आप बोलोगे सर ये जो यौन शिक्षा है ना, ये 12th लेवल पे ही चल रही है क्या? छोटे लेवल पे भी आ जाती है। कहीं न कहीं छोटी-छोटी बात देते रहते हैं। पूरा चैप्टर ना दे तो कोई छोटी-छोटी बात डालते रहते हैं। 6वीं वाले चैप्टर में डाल दिया, 6वीं क्लास में डाल दिया, 7वीं क्लास में डाल दिया, 8वीं क्लास में डाल दिया, 9th की क्लास में डाल दिया। कुछ-कुछ चीज़ें उनको सिखाने की तो कोशिश करते हैं ताकि जैसे ही उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाए तो उनको सारी बातें एक साथ सिखा दी जाए। जिससे यौन व्यवहार संबंधी बुराइयाँ और अंधविश्वास को रोका जा सके। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यौन व्यवहार संबंधी बुराइयाँ बहुत सारी होती हैं। आप बहुत अच्छे से समझदार हो कि यौन संबंधी, व्यवहार संबंधी बुराइयाँ कौन-सी होती हैं। बहुत डिमेरिट्स हैं, बहुत ही बुराइयाँ हैं यौन व्यवहार संबंधी, ठीक है? और अंधविश्वास को रोका जाए। अगर अंधविश्वास ये जैसे मान लो पहले के टाइम में और आज भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज जो फीमेल है उससे सिर्फ लड़की पैदा हो रही है तो उसके घर वाले उसको अंधविश्वास के रूप में कुछ अलग कैटेगरी में डाल देंगे कि हो सकता है इसको कहीं लेके जाएं कहीं दूसरी जगह दिखाएं वो डॉक्टर के की सलाह लेना ही पसंद नहीं करेंगी हो सकता है कि कोई और कुछ हो गया उसके दिखाएं
कोई और कुछ उनको बताता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो चीज़ों में फालतू के वो लफड़ों में चले जाते हैं। ये यौन व्यवहार संबंधी अंधविश्वास हो जाता है। विवाह की निश्चित आयु के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाल विवाह किया जाता है, तो बाल विवाह के नुकसान क्या हैं? बाल विवाह का पहला नुकसान तो ये है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो एकदम से डाउन हो जाएगी। क्योंकि जिस मैच्योरिटी में उसको बच्चा उत्पन्न करना है, उस मैच्योरिटी में वो बच्चा उत्पन्न न करके वो 15 या 16 साल की एज में बच्चा उत्पन्न कर रही है, तो सोच के देखो उसकी बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बाल विवाह हो गया, अगर वो समझदारी होते तो बाल विवाह करते ही नहीं। तो उनको ये भी समझ में नहीं है कि जो बच्चे हैं वो परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आने चाहिए। तो बच्चे जो हैं अगर कम उम्र में शादी की गई है तो जनसंख्या भी ज़्यादा रहेगी, एक निश्चित नहीं रहेगी, समझदारी कम रहती है, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और एक तरीके से मैं ये मानूँगा कि बाल विवाह यदि होता है तो उस लड़की की पूरी एज में से 10 साल कम हो जाती है। उसको 10 साल ज़्यादा जीना होता है, वो 10 साल कम ही जिएगी। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। ये निश्चित आयु होनी चाहिए। छोटी उम्र में तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि छोटी उम्र में शादी हुई तो बिल्कुल उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सुरक्षित तथा स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में समझाना, तो भाई सुरक्षित तथा स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में किसको समझाएँ? किसको समझाएँ? आप घरवालों को समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते। सीधे मुँह बात करेंगे तो हमारे ऊपर अलग तरीके से विरोध किया जाएगा। एक तरीके से ऐसे कहा जाता है कि ऐसी बात ही नहीं बोलनी चाहिए फिर घर में। तो उनको यौन सिफिलिस है, गोनेरिया है, ट्रोकोमेडिया है, हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, बहुत सारे रोग हैं जो सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हैं, यानी फिजिकल रिलेशन से ही वो फैल रहे हैं, वैसे नहीं फैलते। अब उन रोगों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो ये बात सही है कि स्वच्छ यौन क्रिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला की संपूर्ण देखरेख के बारे में समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी पूरी देखरेख रखी जाए, क्योंकि अब जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको यदि परिपूर्ण पोषक पदार्थ नहीं मिले तो हो सकता है वो कुपोषण का शिकार हो जाए या कोई दूसरे एनीमिया डिजीज उसको हो जाए। ऐसी कंडीशन में या तो वो मर जाएगा या फिर यदि वो पैदा होता है और वो जीवित रहता है तो वो समाज में क्या हिस्सेदारी दे सकता है जब वो शुरू से ही रोगग्रस्त है। ऐसे लोग समाज में क्या हिस्सेदारी देंगे? अगर मैं अस्वस्थ रहूं तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ क्या ऐसे? नहीं पढ़ा सकता। तो स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है। तो नींव ही खराब कर दी गई है कि भई जब वो बच्चा गर्भ में था उस टाइम पे उसकी माता ने वो पोषक पदार्थ लिए ही नहीं। उसने उसको स्ट्रेस में रखा गया, बहुत ज़्यादा तनाव में रखा गया, उसको खाना भी सही तरीके से नहीं दिया गया, स्ट्रेस में रखा गया। अब वो बच्चा उत्पन्न करती है, बच्चा पैदा करती है, तो ऐसा बच्चा पैदा करने के बाद ऑब्वियसली है वो रोगग्रस्त रहेगा और वो समाज को क्या भूमिका निभाएगा समाज में, आप भी सोच सकते हो। तो राष्ट्र निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं है। आप सभी बैठे हैं, आप सभी हैं, मैं हूँ, चाहे गवर्नमेंट काम हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट काम हो, सबकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका है। सबकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका है। है? आप भी किसी न किसी बड़े क्षेत्र में जाओगे, काम करोगे, तो भारत के लिए तो करोगे, राष्ट्र निर्माण में भूमिका तो हो गई ना। तो यही बात है। प्रसव के बाद स्तनपान तथा टीकाकरण के महत्व को समझाना। प्रसव के बाद स्तनपान और टीकाकरण के महत्व को समझाना। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो दूध के माता का जो दूध होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। हमने कल ही एक टॉपिक को क्लियर किया था कि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो बच्चे को 6 महीने तक तो वही दूध मिलना चाहिए ताकि वो कुपोषण का शिकार नहीं हो सके। बाहर से तो कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। टीकाकरण के बारे में पता होना चाहिए, अगले 5 साल तक उसके कौन-कौन से टीके लगेंगे। आप देखो, ये जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो सदस्य होते हैं वो घरों में घूमते रहते हैं और टीकाकरण के बारे में बाकायदा बताते रहते हैं, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि अपना बच्चा है, इसका टीकाकरण कब होना वो भी नहीं पता, उसके लिए भी कॉल किया जाता है उनको।
कि भाई कल टीकाकरण की डेट है तो बच्चे को ले आना। तो गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो सही काम कर रही है, फिर भी हम जानबूझकर बेवकूफ़ बने हुए हैं तो इसका कोई सानी नहीं है। लड़के तथा लड़की में समानता के बारे में जागरूक करना जिससे कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए। कन्या भ्रूण हत्या हुआ क्यों? कन्या भ्रूण हत्या हुआ क्यों? कन्या भ्रूण हत्या इसलिए होता है कि लड़के तथा लड़की में समानता नहीं बताई जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो लड़का है वही सब कुछ करता है, लड़की नहीं कर सकती। तो फिर जो फैमिली के मेंबर है, ऑब्वियसली जो कपल है, उनका दिमाग अलग तरीके से सेट हो जाता है मेंटली तौर पे। वो सोचता है जब यार ये मेरे काम का ही नहीं है तो इसको पहले ही मरवा देते हैं, कौन सी बड़ी चीज़ है। मेरे को तो बच्चे ही चाहिए, बच्चों में लड़के ही चाहिए मेरे को लड़की नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं चाहिए कि लड़के और लड़की में असमानता है। जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। और आज आप देख लो 90 से 95% मामलों में आप देखो ये डिफरेंस नहीं है। जिस लेवल पे लड़के हैं उस लेवल पे लड़कियां भी पहुंच चुकी हैं। चांद पे जाने की बात करते हो तो चांद पे भी जाके आ गई लड़कियां। कल्पना चावला के बारे में, ठीक है, आप जानते हो जिनकी डेथ हो गई है इसी ट्रेजेडी के दौरान वो जब आ रहे थे, ठीक है, आगे हादसा हुआ था, लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है, ठीक है। किरण बेदी पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, ठीक है। झांसी की रानी, अंग्रेजों को मतलब एक तरीके से उनके नाक में दम कर दिया था झांसी की रानी। तो जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। तो समानता होनी चाहिए। अगर ये समानता रही तो मैं कहूँगा कि कन्या भ्रूण हत्या को आसानी, मतलब मेंटली तौर पे अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो उसको सोचना ही नहीं है कि भाई लड़का चाहिए लड़की चाहिए। जनसंख्या के अंदर तो बात दूसरी हो गई, लेकिन लड़का चाहिए लड़की चाहिए इस चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है, जब अगर वो समानता ही ढूंढ लेगा तो। लेकिन समानता कहीं ना कहीं डिफरेंस अभी भी चलता रहता है दिमागी तौर से। किसको जॉब लगा देंगे तो क्या होगा, ये तो अगले घर चली जाएगी, मेरे क्या काम आएगी। उसी को डॉक्टर बना दो तो ये तो अगले घर चली जाएगी। मैं तो इस पे सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया, इसको मैंने नीट की तैयारी करवाई और इसको हमने बड़े बड़े कोचिंग में तैयारी करवाई, इतने पैसे खर्च किए, फिर इसकी शादी की, अब ये ब्याह के अगले घर में चलेगी, मेरे को क्या दिया इसने। तो मेंटली तौर पे अभी भी डिस्टर्ब है ना, कहीं ना कहीं। तो शिक्षा में के लेवल में भी देख लो आप, जो लड़का और लड़की है तो शिक्षा का लेवल भी उनका थोड़ा डाउन रखा जाता है, ठीक है। तो समाज को अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आपके आगे ये जो चैप्टर चल रहा है इसे आप सीखो और आप समाज को जागरूक करने के लिए तैयार रहो आने वाले टाइम में। आरसीएच के आगे और बात कर रहे हैं। सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार ने लिंग परीक्षण तथा उल्ब वेदन तकनीक पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। लिंग परीक्षण, सेक्स डिटर्मिनेशन की पता ही नहीं चलना चाहिए ना। आप सोनोग्राफी करवाने की अगर बात आती है, सोनोग्राफी करवाने की बात आती है तो उसमें डॉक्टर अब कभी नहीं बताता है कि बच्चा है या बच्ची। ऑब्वियसली जब वो काम करता रहता है तो उसको पता रहता है लड़का है या लड़की, लेकिन उसको क्लियरिफाई नहीं किया जाता है। क्या पता दिमाग मेंटली तौर पे अलग तरीके से सेट हो जाए और लड़की का पता लग जाए, लेकिन इलीगल तौर पे अभी भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं हो नहीं रहे, हो रहे हैं, इलीगल तौर पे हो रहे हैं। उल्ब वेदन तकनीक एक तकनीक होती है। उल्ब वेदन ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो फीमेल है जब उसके पेट में बच्चा होता है तो एक इंजेक्शन के जरिए उस एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, उस झिल्ली को उल्ब झिल्ली, कौन सी झिल्ली कहते हैं, उल्ब झिल्ली। उस झिल्ली को उल्ब झिल्ली और उसके अंदर जो द्रव रहता है उसको उल्ब द्रव कहते हैं। तो जो डॉक्टर होता है वो गुणसूत्रों की जांच करने के लिए, कभी कभी जैसे कोई बीमारी के बारे में पता लगाना है या तो गुणसूत्रों की जांच करने के लिए उससे इंजेक्शन भर के थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकालता है, पेट में से डाल के इंजेक्शन को लिक्विड बाहर निकालता है और उसकी जांच करता है गुणसूत्र की। तो आप बताओ उसको पता नहीं चलेगा कि जब वो गुणसूत्र की जांच कर रहा है तो गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स वाई, तो पता चल जाएगा उसको तो आसानी से लड़का है कि लड़की है।
लेकिन फिर भी वो नहीं बताते हैं, लेकिन अगर बता दिया जाए तो इल्लीगल काम हो गए। ठीक है। उल्ब वेदन तकनीक। उल्ब एक भ्रूणीय झिल्ली होती है जो भ्रूण के चारों ओर पाई जाती है। इसके अंदर उल्ब तरल भरा रहता है। इस तकनीक में इंजेक्शन द्वारा इस तरल को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। जो सेल होती है उनमें गुणसूत्रों के अध्ययन द्वारा भ्रूण की विकृति के बारे में पता लगाया जाता है। उसमें डिसऑर्डर क्या आ रहा है इस चीज का पता लगाया जाता है, उसकी विकृति क्या है, न कि ये बताने के लिए जांच की जाती है। लेकिन सरकार ने इन दोनों तकनीकों पर पूर्ण रूप से कंप्लीटली बैन कर दिए गए, कंप्लीटली बैन कर दिया गया। आजकल उल्ब वेदन तकनीक को बंद कर दिया गया। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक कहते हैं इसको इंग्लिश में। लुक एट दियर, ये डायग्राम आपको उल्ब वेदन तकनीक के बारे में समझा रहा है। ये पेट में बच्चा है, ठीक है, और ये इनके जो सोनोग्राफ करने का जो यंत्र होता है वो लगा रखा है। ये इंजेक्शन से देखो, इंजेक्शन भर के बाहर निकाल रहे हैं, और इसमें भी ये लेयर को बता रहा है। यहाँ पे लेयर स्किन है, फेसिया है, यूट्राइन है, यूटेराइन वाल है, ठीक है, यानी यूट्राइन वाल कौन सी है, गर्भाशय की दीवारें हैं, इसमें इसको निकालते हैं। और ये जो द्रव है इसको ये जो द्रव है ये गुहा है जिसको उल्ब गुहा, इसमें जो उल्ब गुहा या इंग्लिश में आप बोलोगे एमनियोटिक केविटी, क्या बोलोगे, एमनियोटिक केविटी, इस तरल को बाहर निकाल लिया जाता है और इसके अंदर गुणसूत्रों की जांच की जाती है। इसके अंदर गुणसूत्रों की जांच की जाती है। ऑब्वियसली अगर गुणसूत्रों की जांच की जा रही है तो उसको ये तो पता लग जाएगा ना लड़की है लड़का, और लड़की पता लगी उसके तो वो बोल देगा अबॉर्शन करवा दो, निकाल दो, अब नहीं चाहिए लड़की, क्योंकि दिमाग तो अभी तक सेट नहीं हुआ ना, अभी भी नहीं हुआ दिमाग सेट। लेकिन इस तकनीक का प्रयोग लिंग जांच में किया जाने लगा है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला है। अतः सरकार ने वर्तमान में इस तकनीक पर पूर्णतः रोक लगा, बैन कर दिया गया है। जनसंख्या की यदि बात की जाए तो बड़े फनी केस है भारत में तो जनसंख्या वृद्धि पर। एक जापान के लोग हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो गई, एकदम एकदम स्थिर हो गई। जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 200 या 300 साल में अगर जापान वालों ने ऐसा ही किया तो जापान लुप्त ही हो जाएगा, क्योंकि वो जनसंख्या वृद्धि पे ध्यान नहीं देते, वो काम पे ध्यान देते, वो काम के प्रेमी है। और भारत वाले है ना, जनसंख्या वृद्धि बढ़ाने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण वो रही है क्वालिटी, विश्व के साथ जुड़े हम, ठीक है। चलो ये फनी बात हो गई, लेकिन संदेश ये है कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने का मतलब ये है, आज यदि आप सीख रहे हो एटलीस्ट आपको तो बात समझ में आ गई। इन द फ्यूचर ये चैप्टर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये चैप्टर जो है, इसीलिए मैंने आपको कहा इस पे जितना हो सके उतना डिबेट करना। ये चैप्टर रटने का चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ ये एक एक बात इसकी ये आ रही है कि ये चीज जो है ये हमारे दिमाग में फीड कर लें, हम भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। कम समय में जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ये विस्फोट ही होगा, जैसे पटाखा फटता है ना, विस्फोट वैसे। सन 1900 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, 2000 में बढ़कर 6 अरब हो गई। 2011 में जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई। मतलब 1-1 अरब का डिफरेंस आ रहा है। 6 अरब यहां तो बहुत ज्यादा आ गया, देखो 1900 और फिर 2000 में कितनी आ गई, फिर 7 अरब हो गई। ये तो विश्व की बात। अब भारत की भी यही कंडीशन है, बराबर भागीदारी है भारत की विश्व के साथ, कम नहीं है। यही स्थिति भारत की रही है। आजादी से पहले भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी। जैसे आजादी मिली, आजादी उनको हर काम में मिल गई, फिर जैसे आजादी मिली वो आजाद हो गए, और किसी में उनको योग्यता प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन उनकी क्वालिटी बढ़ गई। 35 करोड़ से वो कहां पे लाके छोड़ दी, 1 अरब 7 करोड़।
और यही मामला रहा तो विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले 2035 तक भारत की जनसंख्या 200 करोड़ हो जाएगी। अब बेचारा मोदी भी क्या करेगा, महंगाई तो बढ़ेगी। जब एक चीज 2 बच्चों में बांटनी है और एक चीज 100 बच्चों में बांटनी है, ऑब्वियसली ये महंगाई बढ़ेगी। क्लियर? अब है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। ये चैप्टर इसी डिटेल में आगे चलेगा। ये लास्ट पीपीटी है, इस पे इसकी जो टेक्निक्स है वो हम कल पढ़ेंगे। वैसे लास्ट पीपीटी है, आप देख ले जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जैसे कॉमन सी तौर पे यदि प्रश्न आप मेरे से ही कर रहे हो तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि भाई पहले तो एजुकेशन होनी चाहिए बंदे के पास। फिर भी नहीं मानता वो, एजुकेशन से नहीं मान रहा, और मानो एजुकेशन से, तो उसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। और दिया जाता है इंसेंटिव, लालच। लालच होता है ना कि भाई जिसके 2 बच्चे रहेंगे उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये लालच हो गया। और सरकार जो है छोटे परिवारों को प्रोत्साहित राशि भी देती है, लघु परिवारों को, ठीक है। और एक, फिर भी यदि नहीं है हो तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, गर्भ निरोधक युक्तियां इस्तेमाल कर दी। ये गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाओ, खुद भी खुश रहो, देश को भी खुश रखो। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाना देश में कोई नया और बढ़िया, देश राष्ट्र निर्माण में कोई बढ़िया काम करने वाला काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज को आपको समझने की बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। तो मैंने बताया परिवार नियोजन का एक स्लोगन है, जो स्टार्ट में मैंने बताया, हम दो हमारे दो, ठीक है। विवाह की वैधानिक आयु निश्चित करना, ये बात मैंने पहले क्लिक कर दी थी। ये पहले की डेट लिखी हुई है, आज की जो आ रही है वो आप याद रख लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कितनी थी, अब क्या चेंज कर दिया गया है ना इस डेट को? ये 22 वर्ष है। लड़के की 24 वर्ष और लड़की की 22, शायद ये आंकड़ा गलत लिखा गया, ठीक है। लघु परिवारों को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित राशि देना, उनको जॉब ऑफर करना, ताकि उनका दिमाग एक सेट हो जाए एक तरीके से। शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अनपढ़ तो कोई रहना ही नहीं चाहिए, अनपढ़ रहा तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ी। गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाना चाहिए। तो गर्भ निरोधक युक्तियां बहुत सारी हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का सस्ता स्वीकार्य इलाज, सबसे सस्ता और स्वीकार्य उपाय है। गर्भ निरोधक युक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। क्लियर? तो आज के लिए तुम्हारी पीपीटी इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं उनको कैटेगरी में कैसे बांटते हैं वो सीखेंगे। तो वीडियो को देखें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रश्न यदि आपके बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।